गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सो वी आर हियर टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 25th ऑफ Feb 2022। 25 फरवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ओके, सो चलिए मूव करते हैं पहले पेज की तरफ। और जैसा कि एक्सपेक्टेशन था कि रशिया विल डू फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, वो वैसा ही हुआ। कल के दिन पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई बाय रशिया फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ठीक है, वर्ल्ड की मैं आपको बता दूं कि सबसे लार्जेस्ट आर्मी रशिया जिसने अटैक किया यूक्रेन पे कल के दिन, कल की मॉर्निंग से ये अटैक चल रहा है। ठीक है, और अब सेवरल्स वर वुंडेड, बहुत ज्यादा डेथ भी देखने को मिली है। 139 अब तक तो 139 बढ़ गई है। ठीक है, कल के दिन में ये रिपोर्ट आई थी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द आर्टिकल फॉर दैट 8 killed and 9 wounded says यूक्रेन ऑफिशियल्स। अभी आंकड़ा बढ़कर 140 के आसपास हो गया है। ठीक है, सो बहुत ही फुल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन देखने को मिला आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये दूसरा ऐसा बहुत बड़ा अटैक देखने को मिला रशिया के तरफ से। ओके, और ये सारी डिस्प्यूट यहां से स्टार्ट हुई है, कैसे हुई है, सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो गया आज की डेट में। इसके ऊपर टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, वहां पर भी हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि रशिया ने लॉन्च किया है इन एंड आउट इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बाय लैंड सी। ठीक है, लैंड, एयर और सी तीनों तरफ से इन्होंने अटैक कर दिया है। ठीक है, आप यहां पर देखेंगे कि दिस वाज द अनदर सेकेंड वेरी लार्जेस्ट अटैक आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये अगेन देखने को मिला कि सबसे लार्जेस्ट अटैक देखने को मिला ऑन यूक्रेन। ओके, रशियन मिसाइल्स रेन डाउन ऑन यूक्रेनियन सिटीज मच टू द शॉक्स इंटरनेशनल कम्युनिटीज। ओके, कम्युनिटी को बहुत ज्यादा शॉक पहुंचाया। ठीक है, रशियन के जो मिसाइल्स हैं वो यूक्रेनियन सिटीज में बहुत ज्यादा अटैक्स कर रहे हैं। ओके, यूक्रेनियंस ने भी इनके रिस्पांस में बहुत अच्छा खासा जवाब दिया है। लेकिन आपको पता है कि रशिया की जो फुल इतनी बड़ी आर्मी है, इतना रशिया एक बहुत ही पावरफुल, मोस्ट पावरफुल सुपर पावर कंट्री में एक नंबर 1 पे आता है वो। ठीक है, सो अटैक करना और ये इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इनको बाकी कंट्रीज का भी सपोर्ट है, जैसे यूएस ने अपनी कल जेट फाइटर्स भेजे वहां पर। ठीक है, लिथुआनिया वाले रीजन में। ठीक है, लिथुआनिया वाले रीजन में इन्होंने भेजे अपने जेट फाइटर्स। ठीक है, ताकि ये लोग अगर इधर से अटैक करेंगे तो वो मॉस्को पे अटैक कर देंगे। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोडिमिर जेलेंस्की, उन्होंने बोला कि कर्मिल लीडर्स व्लादिमीर पुतिन एम्स टू डिस्ट्रॉय हिज स्टेट। ठीक है, उनका मेन मकसद क्या है कि उनका स्टेट को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, दिस इज अ वॉर ऑफ एग्रेशन। ठीक है, ये क्या है, एक वॉर है किसका, एग्रेशन का। ठीक है, एग्रेशन का वॉर है। यूक्रेन विल डिफेंड इट एंड सेल्फ एंड विल विन। ठीक है, यूक्रेन क्या करेगा, खुद से इसको डिफेंड करेगा, अपनी नेशन को, अपनी कंट्री को, कंट्री से, रशिया से खुद प्रोटेक्ट करेगा और डेफिनेटली इस वॉर को जीतेगा। द वर्ल्ड कैन एंड मस्ट स्टॉप पुतिन। ठीक है, बताया गया कि वर्ल्ड को रोकना चाहिए पुतिन को और उस वॉर को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, जो जहां पर था वहीं पर इसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, सो ये एक्चुअली जो डिस्प्यूट है, जितने सारे डिस्प्यूट है रशिया और यूक्रेन का, ये स्टार्ट कब से होता है, ये स्टार्ट होता है 2014 से ये स्टार्ट हुआ, जब से रशिया ने एनेक्स किया किसको, क्रीमिया वाले पार्ट को। क्रीमिया वाले पार्ट को इनेक्स करते ही इसका स्टार्ट हो गया। आफ्टर दैट 2021 या फिर 2021 में हमें देखने को मिला कि जो यूक्रेन है उन्होंने अर्ज किया था किसको, यूएस को, कि दे वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस नाटो का पार्ट बनना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद से ही ये जो सारी चीजें हैं बहुत ज्यादा हालात खराब होते जा रहे हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रशिया फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अभी वर्ल्ड बहुत ज्यादा शॉक है और मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ बहुत ज्यादा इकोनॉमी में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट श्रीलंकन नेवी डिटेन्स 22 फिशरमैन। श्रीलंका ने नेवी ने फिर से डिटेन किए 22 फिशरमैन को। ये डिस्प्यूट एक्चुअली मैं आपको बता दूं इंडिया और श्रीलंका के बीच में धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है और भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, ये बाद में जाके बहुत ही ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंटेंस सिचुएशन क्रिएट कर देगा बिटवीन श्रीलंका और इंडिया। ठीक है, तो इसको जितना से जितना जल्दी हो सके इसको सुलझाना बहुत ही जरूरी हो गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें आती है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस बताते हैं जहां पर 9 फिशरमैन को, यहां पर आप देख सकते हैं 9 fishermen had ventured into the sea of Kechakuppam in Nagapattinam district on the boat owned by S.
चिनंदुरई 60, ओके, वाइल दे आर फिशिंग नियर द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के पास वो लोग क्या कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे, तो श्रीलंकन नेवी ने उनको डिटेन कर लिया, ठीक है। तो 22 फिशरमैन को अगेन श्रीलंकन नेवी ने डिटेन किया है, उनको अपने कब्जे में रखा है, ओके। सो ये डिस्प्यूट को जितना जल्दी हो सके सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका को मिलकर इसके ऊपर एक क्या बायलैटरल टॉक रखना चाहिए, ठीक है। लीडर्स के बीच में मीटिंग होनी चाहिए ताकि ये डिस्प्यूट हो सके, जितना जल्दी सॉल्व हो जाए उतना जल्दी हमारी कंट्री के लिए भी बेटर होगा और श्रीलंकन के लिए भी बेटर होगा, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट रेप, मॉलेस्टेशन, ओके, स्नैचिंग, रॉबरी, दीज आर द केसेस विच आर सर्ज इन सिटीज में रेप के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डाटा के हिसाब से। मॉलेस्टेशन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। आप स्नैचिंग के केसेस देखिएगा, चैन स्नैचिंग हो गया, उन सब के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। रॉबरी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक इस टाइप का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, राइजिंग क्राइम इन द सिटी कैपिटल में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ता गया है, ठीक है, इन ओवरऑल इन 2021 एज पर अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 2020 के डाटा के हिसाब से 2021 में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कितना आप देख सकते हैं, 2.66 लाख केसेस देखने को मिले थे 2020 में, वहीं पर मैं आपको बता दूं 2021 में कितने 3.06 लाख केसेस देखने को मिले। तो ऑफकोर्स केस बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिले, लगभग 15% से इंक्रीज देखने को मिली है इन सब केसेस में, ठीक है। रेप के केसेस में मैं आपको बता दूं कुछ आंकड़े, जैसे 2020 में रेप के केसेस कितने, लगभग 1618, ठीक है। 2021 में ये बढ़कर 1969 हो गया, ठीक है। मॉलेस्टेशन के केसेस 2020 में 2067 था, तो 21 में बढ़कर 2429 हो गया। 2020 में स्नैचिंग का केसेस कितना था, 7500 के आसपास था, ठीक है। सो 2021 में कितना हो गया, 8800 के आसपास पहुंच गया। रॉबरी के केसेस भी वहीं पर 2020 में 1800 के आसपास देखने को मिले, ठीक है। तो 2021 में कितना, 2100 के आसपास हमें देखने को मिले। तो ये केसेस बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है हमारी कैपिटल में, दिल्ली में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको मैं थोड़ा बता दूं, ठीक है। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। यू मस्ट नो अबाउट इट, ओके। आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ओके। क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन द कैपिटल इंक्रीज बाय ओवर 21% इन 2021 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर के डाटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि जो भी वुमेन के अगेंस्ट क्राइम है कैपिटल में बहुत ज्यादा इंक्रीज की है, अप्रोक्सीमेट 21% से ये बढ़ी है 2021 में प्रीवियस डाटा के हिसाब से। दिस हैज बीन सेड अकॉर्डिंग टू द स्टैटिक रिवील एट दिल्ली पुलिस एनुअल मीट ऑन थर्सडे, ठीक है। ये किसके द्वारा बताया गया, ये थर्सडे में दिल्ली पुलिस के द्वारा एक एनुअल मीट के दौरान इस स्टैटिक्स को, इस डाटा को रिवील किया गया, ओके। इन रेप केसेस लास्ट ईयर 99% ऑफ द अक्यूज अरेस्टेड वर द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, 46% ऑफ द केस इन्वॉल्व इन फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स, while 11% involves a neighborhood, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे रेप केसेस में बताया गया है कि 99% were accused arrested, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कौन, जो 99% ऑफेंड हुए, ठीक है, पहली बार ऑफेंडर। दूसरी कौन थी, 46% केसेस ऐसे हैं जिसमें कौन इन्वॉल्व होती है, फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। 11% ऐसे केसेस है जहां पर नाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके। सो मैं आपको बता दूं कि द नंबर ऑफ रेप केसेस लॉस्ट इन 2020 वाज 1618, मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। और ये बढ़कर 1969 हो गया 2021 में, ओके। सो हर दिन लगभग 5 रेप केसेस लॉज हो रहे हैं यहाँ पर कैपिटल में एज पर अकॉर्डिंग टू द डाटा इन 2021, ठीक है। वहीं पर साथ साथ मॉलेस्टेशन के केसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए, 17.5% से इंक्रीज हुए विथ 2,429 cases registration last year compared to the 2,067 cases registered in 2020, ठीक है। 2020 में आपको मैंने दिखाया कि 2,067 थे और 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 2,429 हो गया, ओके। सो ईव टीजिंग केसेस ऑल्सो ग्रीव फ्रॉम 411 केसेस इन 2020 टू 421 केसेस लॉस लास्ट ईयर, ठीक है। ईव टीजिंग केसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए, 411 से 421 हुआ है, ठीक है। इस साल बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, ठीक है। कैपिटल में बहुत ज्यादा ये सब केसेस हमें यहाँ पर निकलते हुए आए हैं, ओके। नाउ दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी ने बोला है कि सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस एंड वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज
अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द पुलिस। ठीक है, पुलिस की क्या पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि वुमेन की सेफ्टी रखे, चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करें, और वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज है, ठीक है, जिनको इग्नोर किया जाता है, जिनको मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं, ठीक है, उनको भी प्रोटेक्ट करने की, उनको भी सेफ्टी देने की बात की गई है। ठीक है, ये बोला कि इसके द्वारा दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी के द्वारा बोला गया है कि सेफ्टी ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस एंड वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज utmost priority of police. Okay, Mr. Asthana said the police हैज एक्शन प्लान टिल 2024 के बाद तक पुलिस के पास क्या है, एक्शन प्लान है। ठीक है, विजन टिल 2030, ठीक है, एक विजन है 2030 का। दे ऑल्सो प्लान्स टू क्रिएट सेपरेट ड्रोन हैंडलिंग एंड मैनेजिंग सेल, अ प्रोटेक्टिंग सिक्योरिटी डिवीजन एंड वर्ल्ड क्लास कमांड एंड कंट्रोल रूम। ठीक है, ड्रोन के थ्रू नजर रखने की बात की गई है, उनके पास ये बहुत ही अच्छा प्लान है। ठीक है, कि सेपरेट ड्रोन से नजर रखा जाएगा। ठीक है, एक मैनेजिंग सेल होगा उसके लिए। ठीक है, प्रोटेक्टिंग सिक्योरिटी डिवीजन बनाया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड क्लास कमांड एंड कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा उसके लिए। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विद लेटेस्ट वीडियो एनालिटिक्स विल यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग आर सम ऑफ द टेक्निक्स विच विल बी एस्टैब्लिश अंडर द सेफ सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है, दैट इज सेफ सिटी प्रोजेक्ट। इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में वीडियो ग्राफिक्स के थ्रू वीडियो एनालिटिक्स किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ड्रोन की मदद से वीडियो एनालिटिक्स की जाएगी। ठीक है, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा, मशीन लर्निंग का यूज किया जाएगा, प्रिडिक्टिव पॉलिसीज का यूज किया जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे टेक्निक्स है जो कि इसको पकड़ने में, डिटेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, सो ये जो रेप एंड मोलेस्टेशन के केसेस है कैपिटल में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए, इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल था जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया हुआ। ठीक है, hope you got clarity regarding this. Okay, now move on to the next important article that cabinet approve e-waste eco park. कैबिनेट ने अप्रूव किया रिसेंटली e-waste eco park का। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट ये न्यूज, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं। करेंटली दिल्ली ने रिलीज किया ओवर 2 लाख टन ऑफ ई-वेस्ट एवरी ईयर। ठीक है, हर साल कितना, लगभग 2 लाख टन ये वेस्ट ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, विच इज मेनली हैंडल्ड बाय इनफॉर्मल रिसाइकलर। ठीक है, जो कि किसके द्वारा हैंडल किया जाता है, ये हैंडल किया जाता है इनफॉर्मल रिसाइकलर के द्वारा। एट दिस इको पार्क रिसाइकलिंग, रिफर्बिशिंग एंड डिसमेंटल ऑफ वेस्ट विल बी डन इन अ साइंटिफिक एंड इन्वायरमेंटली सेफ मैनर। ठीक है, क्या किया जाएगा इस इको पार्क में, क्या किया जाएगा, रिसाइकलिंग का प्रोसेस किया जाएगा, रिफर्बिशिंग का प्रोसेस किया जाएगा, वेस्ट है उनको डिसमेंटल किया जाएगा इन साइंटिफिक और इन्वायरमेंटली सेफ्टी मैनर के तरीके से। ओके, द पार्क विल बी एन इंटीग्रेटेड facility which will accommodate various handlers such as e-waste refurbisher, ठीक है, dismantler, recycler, plastic waste processor and others। ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज इसके अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, रिफर्बिशर वहां पर होगा, डिसमेंटलर होगा, ठीक है, रिसाइकलर होगा, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर होगा, और बहुत सारे अदर मैकेनिज्म होंगे जो वहां पर लगाए जाएंगे इनकी मदद के लिए। ओके, इनको रिफर्बिशिंग करने के लिए, इनको रिसाइकल करने के लिए। ओके, सो इट विल also have different type of processing and recycling units for the material recovered from e-waste sites। ठीक है, जो भी e-waste sites से material recover होते हैं उनके लिए उनके पास वो क्या होंगे, different types of processing होंगे, techniques होंगे, ताकि वो क्या कर सके, material को recover कर सके। Okay, if the Delhi government is serious toward the solving this problem, then it should first step up 1 or 2 ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर इन द एवरी म्युनिसिपल वार्ड। ठीक है, अगर दिल्ली गवर्नमेंट सीरियस है रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, रिगार्डिंग दिस ह्यूज प्रॉब्लम, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, और ऑथर ने बताया है कि उनको क्या करना चाहिए, उनको एक ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर स्टैब्लिश करना चाहिए हर म्युनिसिपल वार्ड में, ताकि वो क्या कर सके, कचरा जो भी है, ई-वेस्ट मैनेजमेंट जो भी ई-वेस्ट निकल रही है वो क्या हो, वहां से हट जाए। ठीक है, ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर उसको कलेक्ट करे और वहां से निकाल ले। ठीक है, तो एवरी म्युनिसिपल वार्ड में क्या होना चाहिए, 1 से 2 ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर होना चाहिए, ये बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये वेस्ट टू आर्ट थीम पार्क गेट SDMC नॉड। ठीक है, SDMC का नॉड मिल गया वेस्ट टू आर्ट थीम को। टू मार्क द 75 ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, SDMC हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ थीम पार्क बेस्ड ऑन वेस्ट टू आर्ट कंसेप्ट एट शहीदी पार्क ITO। ठीक है, कहां पर ये स्टैब्लिश किया जाएगा, ये स्टैब्लिश किया जाएगा शहीदी पार्क ITO, शहीदी पार्क ITO में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, किसको, वेस्ट टू आर्ट थीम पार्क को। ओके, द सिविक्स बॉडी गिव्स द नोड फॉर द
द प्रोजेक्ट टू बी डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ 29 करोड़। ठीक है, इसको एज अ नोडल मिल गया है। ठीक है, ये कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट स्टैब्लिश होगा, 29 करोड़ का ये कराया जाएगा इस प्रोजेक्ट को। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि दिल्ली गवर्नमेंट को अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहली बात तो एक क्या म्युनिसिपल वार्ड बनाना पड़ेगा। हर म्युनिसिपल वार्ड में आपको 2 ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, म्युनिसिपल वार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर म्युनिसिपल वार्ड है तो वहां पर ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर बनाइए 1 से 2। ठीक है, ताकि वो जितने भी ई वेस्ट हैं उनको क्या कर सके, कलेक्ट करके हटा सके। ठीक है, दूसरी यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट, वेस्ट टू आर्ट्स थीम पार्क को एस्टैब्लिश करने की बात की गई है। कहां पर, शहीदी पार्क में। बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्क है, ये दिस विल हेल्प इन ई वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा ये बूस्ट अप करेगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट है नहीं, चलिए अगले पेज की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, एडिटोरियल को हम लोग वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो एडिटोरियल के लिए अलग से लेके आऊं। ठीक है, जिसमें एडिटोरियल को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एडिटोरियल में कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि फटाफट समझा के एडिटोरियल खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप एडिटोरियल को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा ना तो आपको वहां पर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो आर्टिकल को भी लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो वहां पर आपको क्या मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, सो कल के दिन मैं आपको बता दूं कि मोदी जी ने बात किया पुतिन जी से एंड ही कॉल फॉर सीज फायर की बात की गई है मोदी जी के द्वारा। ठीक है, ही अपील टू रिटर्न टू डायलॉग्स, उन्होंने अपील किया टू डायलॉग्स पे रिटर्न करने के लिए। सेफ एग्जिट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम कन्फ्लिक्ट जोन्स हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, वहां से हम आप सबको पता है कि हमारे ऑल ओवर द कंट्रीज में इंडियंस फैले हुए हैं। ठीक है, तो वहां पर जो यूक्रेन में भी है, यूक्रेन में भी इंडियंस हैं। ठीक है, उनकी सेफ्टी की बात की गई है कि वहां पर उनको कुछ नहीं होना चाहिए, उनको हानि नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये हाईएस्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया है हमारे पीएमओ के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी के द्वारा। ठीक है, इंडिया के द्वारा। ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अपील एन इमीडिएट सीज फायर एंड रिटर्न टू डायलॉग्स इन अ कन्वर्सेशन विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन थर्सडे नाइट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेड इन द स्टेटमेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बात किया है किससे, जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर है, रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी से बात किया है इन्होंने कॉल पर। उन्होंने बोला है सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर की अपील की है इंडिया ने। ठीक है, और जो भी डायलॉग है उसके ऊपर सोचने के लिए बोला है कि आप एक बार पहले सोच लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो कंडीशन है बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। ठीक है, और सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात की गई है इंडियन सिटीजन्स की इन यूक्रेन। ओके, मिस्टर पुतिन ब्रीफ्ड मोदी अबाउट द रशियन डिसीजन टू अटैक्स इन सेवरल लोकेशन इन यूक्रेन। ठीक है, पीएम ने बताया कि जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि कहां कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है वो वहां पर अटैक करने वाले हैं यूक्रेन में। ठीक है, सो एडिंग दैट द सेफ एग्जिस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्टेड जोन वाज इंडियाज हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, सो साथ ही साथ पीएम मोदी जी ने बोला कि जो भी इंडियन सिटीजन है वहां पर उनकी जो है उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाए। ओके, Russia and NATO groups can only be resolved through honest and sincere dialogues। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस डिस्प्यूट में बोला है कि रशिया और जो नाटो के जो ग्रुप्स हैं ये जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है ये ओनली सॉल्व हो सकते हैं ऑनेस्टी एंड डायलॉग, सिंसियर डायलॉग के साथ ही सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ना कि फुल स्केल इन्वेजन करने से ये डिस्प्यूट सॉल्व होगा, ना ही केवल आप अफरा तफरी मचा के इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक प्रॉपर इसके ऊपर कमेटी बैठाइए। ठीक है, प्रॉपर बातचीत कीजिए कि क्या कुछ किया जा सकता है इसके लिए और फिर बाद में डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए। ओके, प्रेसिडेंट्स टू इंडिया कंसर्न्स रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ इंडियन सिटीजन्स इन द यूक्रेन स्पेशली स्टूडेंट्स एंड कन्वेड दैट इंडिया अटैच द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द सेफगार्ड्स एंड रिटर्न टू द इंडिया। ठीक है, इन्होंने बताया कि इंडियंस की जो सिक्योरिटी है इन द यूक्रेन टॉप मोस्ट कंसर्न बताया गया है। ठीक है, और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी स्पेशली टू द स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स को दी गई है। ओके, सो कुछ एक्सप्रेस किया, कंसर्न को एक्सप्रेस किया गया यूक्रेनियन एनवॉय के द्वारा। यूक्रेनियन एनवॉय expressed the concerns about the safety of civilians and Indian students under the shadow of conflict, saying that the precision weapons cannot guarantee safety in such a vast conflict and pressed for the urgent intervention for the international community, NATO, EU and India। ठीक है, जो बताया किसके द्वारा, यूक्रेनियन के एनवॉय के द्वारा बताया गया है कि जो ये एक्चुअली जो वेपन्स हैं, जो प्रिसीजन वेपन्स होते हैं, ये गारंटी नहीं कर सकते सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। ठीक है, चाहे वो इंडियन हो चाहे नाटो का कोई हो। ठीक है, कोई भी गारंटी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सही बात है, वेपन जब गिरता है, बम जब बॉम्बार्ड्स होते हैं
ठीक है। तो ये देखकर नहीं गिरते हैं कि भैया यहाँ पर इंडियंस रह रहे हैं, कि यहाँ पर यूके के मेंबर्स रह रहे हैं, यहाँ पर यूक्रेनियन के मेंबर्स, ठीक है। तो वो लाखों लोगों की वहां पर जान चली जाती है, ठीक है। सो इस डिस्प्यूट को जितना जल्दी हो सके उतना बातचीत करके बायलैटरल टॉक से, ट्राइलेटरल टॉक से, ठीक है, या फिर क्वाड्रिलेटरल टॉक से इसको सुलझाया जा सकता है, ठीक है। तो सुलझाया जाए, क्योंकि प्रिसीजन वेपन्स कैन नॉट गारंटी सेफ्टी, ठीक है, ये सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल। ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको क्लियर कर दिया गया। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ओके, नाउ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आर्टिकल, दैट इज ड्रोन का बहुत ज्यादा मिसयूज देखने को मिला है, ठीक है। ड्रोन जो पॉजिटिव वे में जो लोग यूज करते थे उसको आजकल नेगेटिव वे में भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। आर्म्स एंड एमिनेशंस को सप्लाई के लिए उसको यूज कर रहे हैं। यहीं पर आप यहाँ पर हेडलाइन ही पढ़ लीजिए, ड्रोन ड्रॉप्स वेपन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू में ड्रोन्स ने क्या किया, वेपन्स को ड्रॉप किया। 3 बॉक्सेस ऑफ एमिनेशंस रिकवर्ड, मेजर मिलिटेंट पायलट अवर्टेड, सेज पुलिस के द्वारा बोला गया कि लगभग 3 बॉक्सेस एमिनेशन के जो कि रिकवर किए गए, ठीक है। मेजर मिलिटेंट प्लॉट्स को अवर्ट किया गया, ठीक है। आर्म्स एंड एमिनेशन किसके द्वारा ड्रॉप किया गया, ड्रोन के द्वारा ऑन वेडनेसडे नाइट, ठीक है। ये नाइट रात की बात है, वेडनेसडे को रात की बात है कि इसको रिकवर किया गया फ्रॉम त्रेवा विलेज इन अरेनिया सेक्टर ऑफ आरएस पूरा इन जम्मू, ठीक है। आरएस पूरा इन जम्मू के एरिया है ये, कहां, अरेनिया सेक्टर से इसको रिकवर किया गया, त्रेवा विलेज से इसको रिकवर किया गया है। ओके, ड्रॉपिंग ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन बाय द पाकिस्तानी बेस्ड मिलिटेंट आउटफिट्स लश्कर-ए-तैयबा एंड द रेजिस्टेंस फ्रंट एट द बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तानी आईएसआईस इन द अरेनिया रीजन, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि ये लश्कर-ए-तैयबा और रेजिस्टेंस फ्रंट की बहुत बड़ी साजिश थी कि ये ड्रोन्स का यूज कर बॉम्ब्स, ये आर्म्स एंड एमिनेशन को ड्रॉप करें यहाँ पर इस एरिया में, अरेनिया वाला एरिया में। ओके, ड्यूरिंग द स्पीच ऑपरेशन पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स रिकवर्ड द आर्म्स एंड एमिनेशन, एक्सप्लोसिव्स, 3 detonators, 3 remote control improvised explosive device, 3 bottles explosives, 1 bundles cortex wire, ठीक है, 1 bundles cortex wire, 2 timer IEDs, ठीक है, 2 pistols, 1 pistols, 2 magazines, 6 grenades, 70 राउंड द पुलिस स्टेट, ठीक है। ये सारी चीजें यहां से बरामद हुई है, ठीक है। ये एक सर्च ऑपरेशन के दौरान यहां पर मिला गया, ठीक है। कौन सा सर्च ऑपरेशन था, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक सर्च ऑपरेशन था जो कि सब इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, रिकवर्ड किया है आर्म्स एंड एमिनेशन को, एक्सप्लोसिव्स को, 3 डेटोनेटर को, 3 रिमोट कंट्रोल इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव को, आईडीज को, ठीक है, 3 बॉटल एक्सप्लोसिव्स को, 1 बंडल कॉर्टेक्स वायर को, ठीक है, 2 टाइमर आईडीज को, 1 पिस्टल को, 2 मैगजीन और 6 ग्रेनेड और 70 राउंड इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अटैक की प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है, जो कि अभी इसको खत्म कर दिया गया है, हमारी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के द्वारा रिकवर किया गया, ये सब चीजें बरामद की गई है। ओके, इन बारामुल्ला द पुलिस एंड द आर्मी अरेस्टेड 2 हाइब्रिड टेररिस्ट, 2 हाइब्रिड टेररिस्ट को हमारे पुलिस ने अरेस्ट किया है। कहां से, बारामुल्ला से, ठीक है, जिसका नाम क्या है, माजामिल अहमद एंड मोहम्मद यासीन, बोथ रेसिडेंट्स ऑफ चलोक बारामुल्ला, ठीक है। ये कहाँ के रेसिडेंट्स है, ये रेसिडेंट है चकलू के जो कि बारामुल्ला में एक प्लेस चकलू, वहां के ये रेसिडेंट है। और ये 2 टेररिस्ट हाइब्रिड टेररिस्ट है, इनको अरेस्ट किया गया है बारामुल्ला से। ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दैट। अभी ड्रोन का बहुत ज्यादा नेगेटिव यूज भी किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी वो भी एक मेजर ऑफ कंसर्न है, ठीक है। टेक्नोलॉजी को अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए अगर आप पॉजिटिव वे में यूज कीजिएगा तो हमारे लिए वेल एंड गुड है, लेकिन अगर उसी टेक्नोलॉजी का यूज अगर नेगेटिव वे में किया जाए तो बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन क्रिएट करेगी। जैसे आपको पता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती चली जाएगी, क्योंकि अभी रोबोट भी आ रहे हैं, तो रोबोट का भी आजकल लोग गलत यूज कर रहे हैं, ठीक है। रोबोट को भी आजकल प्लानिंग कर रहे हैं चाइना की रोबोट को हम तैनात कर दिया जाए बॉर्डर पे, ठीक है, ताकि हमारे सोल्जर्स कम वहां पर वो डेथ उनकी शहीदी कम हो, ठीक है। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट यूएस ग्रुप हैक्ड इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। चाइना के एक फिल्म्स ने बताया है कि यूएस ग्रुप ने इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को हैक कर रखा है, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स को उन्होंने नाम रखा है, जैसे वेबसाइट का उन्होंने नाम दिया है जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी अमंग्स दोज रिपोर्टेड कंप्रोमाइज, ठीक है। इन सभी जो इंस्टीट्यूट है इनको हैक किया गया है, ठीक है। एक रिपोर्ट में बीजिंग के द्वारा बताया गया, बीजिंग बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फिल्म सेड हैकर लिंक्ड विद द यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी वर फाउंडेड
एनएसए, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी वर फाउंडेड टू हैव इंसर्टेड कन्वर्ट बैकडोर्स दैट मे हैव गिवन देम एक्सेस टू द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन डजन्स ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, रशिया, चाइना एंड जापान। ओके, सो ये क्या कर रहे हैं, एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं इन डजन्स ऑफ कंट्री। इसमें कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड है, इंडिया, रशिया, चाइना एंड जापान। ओके, कुछ इन्होंने पुट किया है, इन्होंने क्या किया है, पुट किया है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में बताया कि कुछ वेबसाइट्स है जो कि हैक्ड है, जैसे कि द इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी, ठीक है, IMTech, ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी को हैक किया गया अंडर द काउंसिल, इट कम्स अंडर द काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये किसके अंडर में आती है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर में, एज वेल एज इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस इन बेंगलुरु। वेबसाइट लिंक टू बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी वे ऑल्सो लिस्टेड इन बीइंग हैक्ड इनटू, ठीक है, ये हैक किया गया है, ठीक है। As per the advanced attack tool, BVP-47 has allowed the world to see the complexities it said. Okay, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर देखने को मिली है। बताया गया है कि द रिपोर्ट ने लिस्ट किया डजन्स ऑफ साइट, बहुत सारी ऐसी साइट्स है जो कि हैक किया गया है। मेनी यूनिवर्सिटीज, मेनी साइंटिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स दैट रिपोर्टली बीन कॉम्प्रोमाइज इन द कंट्रीज इंक्लूडिंग बोथ USA, adversary and ally and partners ranging from India and Japan to China and Russia. Okay, so these are the कंट्रीज वेयर द कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स है, साइंटिफिक रिसर्च है, लैबोरेटरीज है, यूनिवर्सिटीज है जो कि हैक्ड है, ठीक है, और डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं टू ऑल द अदर्स। ओके, सो ये जो रिपोर्ट आई है किसके द्वारा आई है, बीजिंग के बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फ्रेम के द्वारा ये बताया गया है कि ये सारी जो साइट्स है इनको हैक किया गया है। ओके, नाउ यहाँ पर एक छोटी सी आप यहाँ पर वर्डिंग में देख रहे होंगे, बहुत बड़ा ये भी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट नेवी गेट्स 12th P-81 एयरक्राफ्ट फ्रॉम बोइंग से कितना मिलेगा, 12th P-81 एयरक्राफ्ट मिलने वाला है किसको, नेवी को। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग हैज डिलीवर्ड द 12th P-81, ठीक है, P-81 नहीं है, सॉरी P-8I, P-8I ऐसे है, ठीक है, आई लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू द इंडियन नेवी, ठीक है। ये किसने बताया है कि ये बताया गया है किसके द्वारा, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग के द्वारा ये डिलीवर किया जाएगा 12th P-8I long range maritime patrol aircraft to the Indian Navy. This complete the follow-on clause for the 4 additional P-8I aircraft contract in 2016. ठीक है, ये 2016 में इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, ठीक है। P-8I is an integral part of Indian Navy fleets and has surpassed 35,000 flight hours since it was introduced in 2013. ठीक है, ये कब से 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तब से अब तक 35,000 फाइटर इन्होंने सरपास किया है, ठीक है। और P-8I क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है इंडियन नेवी का, इंडियन नेवी फ्लीट का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका भी 12th P-8I एयरक्राफ्ट बोइंग से रिसीव होगा इंडिया को। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट। Okay, now move on to the next important article that Ukraine wake up to the thunder of war, ठीक है। ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सॉरी इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज मैप आप सबको पता है। यहाँ पर कल के दिन में जो अटैक हुआ है इट वाज अनएक्सपेक्टेबल था, अचानक से एकदम सुबह से स्टार्ट हो गया और एकदम पूरा को हल्का मच गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो वाला रीजन है, ओडिशा वाला जो रीजन है, यहाँ पर ये वाला रीजन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ओडिशा वाले रीजन से क्या हुआ, जो रशिया के हैं ये इन्होंने अपने सी से इन्होंने अपने ट्रूप्स को यहाँ पर भेजना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर तो बहुत सारे इस जगह ये जो क्रीमिया वाला पार्ट है इनको तो अनेक्स करके रखा हुआ है 2014 से, तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी उनके ट्रूप्स थे, ठीक है। मैरीपुल वाले के पास भी इनके ट्रूप्स पहले से मौजूद थे। डॉनस्टेक वाले रीजन में तो बहुत ज्यादा मदद था, ठीक है, मदद नहीं था मतलब कि बहुत ज्यादा यहाँ पर भी ट्रूप्स यहाँ पर थे, ठीक है। दिस एरिया वाज आल्सो हेल्ड बाय द प्रो रशियन सेपरिस्ट के तरफ से ये एरिया हेल्ड है। लुहानसाक रीजन इधर से भी आपको मिल जाएंगे रशिया के ट्रूप्स, ठीक है, और यहां से भी आपको मिल जाएंगे आसपास, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, यहां से लेकर यहां तक का एरिया, यहां तक के एरिया को रशिया के द्वारा क्या किया गया था, पहले से घेर कर रखा गया था, पहले से प्लानिंग किया गया था कि हम यहां से इसको अटैक कर देंगे यूक्रेन को। ओके, और एक्चुअली मैं आपको बता दूं, चलिए मैं आपको टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में आपको क्लियर कर दूंगा ये सारी चीजें। ओके, यहाँ पर इसी के ऊपर में आप बेलारूस के ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर लिथुआनिया वाला रीजन है, ठीक है, लिथुआनिया वाला रीजन है। वहां पर क्या है, यूएस ने अपने जेट फाइटर्स भेजे हैं इन द टू द हेल्प ऑफ यूक्रेन।
यूक्रेन की मदद के लिए। ठीक है, आपको मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए अभी मैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्राइसिस अ चांस फॉर इंडिया टू एक्सपोर्ट मोर वीट। अगला बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज क्राइसिस एक ऐसा चांस है इंडिया के लिए जो यहाँ पर एक्सपोर्ट होगा ज्यादा से ज्यादा वीट। ठीक है, वीट की जो एक्सपोर्टेशन है वो बढ़ने की बात की गई है। 18% ऑफ ग्लोबल वीट आर फ्रॉम रशिया। लगभग 18% जो ग्लोबल वीट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इट इज आर फ्रॉम रशिया। ओके, द रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस माइट गिव्स इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट मोर वीट इन द ग्लोबल मार्केट एंड डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स शुड टैप दिस अपॉर्चुनिटी, सोर्स सेड ऑन थर्सडे में कुछ सोर्सेस ने बताया कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस चल रही है इसमें इंडिया को बहुत ही सुनहरा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही सुनहरा अवसर है इंडिया के पास कि वो ज्यादा से ज्यादा वीट को क्या कर सकते हैं, गेहूं को क्या कर सकते हैं, ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हैं द ग्लोबल मार्केट एंड डोमेस्टिक एक्सपोर्टर को। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वीट जो है more than a quarters of the world wheat export come from Russia and यूक्रेन। ठीक है, ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा रशिया और यूक्रेन वीट का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। ओके, रशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वीट। रशिया क्या है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये फैक्ट भी मिल गया है। कौन है वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर वीट का, कौन है, रशिया है। तो रशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वीट अकाउंटिंग फॉर द मोर देन 18% ऑफ द इंटरनेशनल एक्सपोर्ट। ठीक है, लगभग 18% से भी ज्यादा ये क्या रखता है, शेयर्स रखता है। ओके, 2019 में बताया गया कि रशिया एंड यूक्रेन टुगेदर एक्सपोर्ट मोर देन अ क्वार्टर, लगभग 25.4% तक ये क्या करते हैं, ग्लोबली वीट को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इजिप्ट, टर्की एंड बांग्लादेश ब्राउट मोर देन हाफ ऑफ द रशियन वीट दे सेड। ठीक है, तो इजिप्ट और टर्की और बांग्लादेश ये क्या करते हैं, ये बाउट करते हैं मोर देन हाफ ऑफ द रशियन वीट। ओके, इजिप्ट इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ वीट। ठीक है, इजिप्ट कौन है, अभी आपको मैं बता दिया कि हु इज द एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मैंने आपको बता दिया वीट का कौन है, रशिया। और लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है वीट का, इजिप्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में वीट को इंपोर्ट करता है, स्पेंडिंग मोर देन $4 बिलियन US डॉलर के हिसाब से ये क्या करते हैं, ये आपने स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ये वीट के ऊपर। ओके, रशिया एंड यूक्रेन कवर्स मोर देन 70% ऑफ इजिप्ट इंपोर्टेड वीट डिमांड। ओके, रशिया और ये आर्टिकल में एक चीज था कि रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस में इंडिया के पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वो ग्लोबली वीट को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकता है। ओके, मैं आपको बता दूं कल साथ ही साथ जब ये रशिया और जैसे यूक्रेन पे अटैक किया तो इसमें स्टॉक्स में भी आपको गिरावट देखने को मिली होगी। सेंसेक्स बहुत ही ज्यादा तेजी से नीचे गिरा है। ठीक है, और आपको पता है कि इन्फ्लेशन का बढ़ना लाजमी है, इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स बढ़ेगा। ठीक है, जब यूएस का भी सैंक्शन लगना स्टार्ट हो गया है किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। ओके, नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज इंडियन टी एक्सपोर्टर फ्रेट ओवर अनसर्टेनिटी ड्यू टू वॉर। ठीक है, लगभग इंडियन का जो टी एक्सपोर्टर है ये फ्रेट हुआ है, अनसर्टेनिटी हम देखने को मिली है इसमें ड्यू टू वॉर। इंडिया शिप 40 मिलियन केजी ईयर टू रशिया एंड 50 मिलियन केजी टू यूक्रेन। ठीक है, तो इसमें हमें देखने को मिला, ये हमें इसमें अनसर्टेनिटी देखने को मिली है क्योंकि अभी क्राइसिस चल रही है तो हमारा जो टी का एक्सपोर्टेशन है ये होगा नहीं। हम लगभग एक साल में रशिया को कितना 40 मिलियन तक हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और 15 मिलियन केजी किसको, यूक्रेन को। ठीक है, यूनाइटेड प्लांटर एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडियन प्रेसिडेंट MP चेरिनियन सेड रशिया वाज सिग्निफिकेंट मार्केट फॉर इंडियन टीज। ठीक है, इंडियन टी के लिए रशिया का एक सिग्निफिकेंट मार्केट है। रशिया बहुत ज्यादा अमाउंट में टी को क्या करता है, इंपोर्ट करता है हमारी कंट्री से। ओके, मैंने यहाँ पर डाटा बता दिया लगभग 40 मिलियन केजी इंडिया से वो इंपोर्ट करते हैं टी। ठीक है, और कितना 15 मिलियन केजी यूक्रेन इंपोर्ट करती है। वी नीड टू वेट एंड सी हाउ द सिचुएशन इन्वॉल्व्स टी एक्सपोर्ट सॉ डिक्लाइंस इन 2021। ठीक है, आपको पता है टी वहीं पर हमारे पास अगर वीट में सुनहरा अवसर है कि हमारे वीट को एक्सपोर्ट किया जाएगा अच्छे तरीके से, तो वहां पर हमारी टी में हमारी गिरावट भी देखने को मिली, डिक्लाइन भी देखने को मिला 2021 और मे बी शायद 2022 में देखने को मिला, लेकिन ये बैड न्यूज है। ओके, as against 189.8 million kg exported to tally between January and November 2020 it was 175। ठीक है, ये डाटा बताया गया है कि जनवरी और नवंबर 2020 में जो 189.8 मिलियन एक्सपोर्ट हुआ था वो 175.3 मिलियन केजी रह गया इन 2021। तो हमें इसमें ह्यूज गिरावट देखने को मिली। यूक्रेन इज ऑल्सो द मेजर इंपोर्टर ऑफ इंडियन टी। ठीक है, यूक्रेन में भी 15 मिलियन, मैंने आपको बताया 15 मिलियन केजी तक ये टी इंपोर्ट होता है।
ठीक है। सो इस वॉर की वजह से हमें टी में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन टी का एक्सपोर्ट यहाँ पर हमें कम देखने को मिला है। ओके, कल का मैच शायद ही कोई भूलेगा भाई, इतना ही सुनहरा मैच था ये, ठीक है। यहाँ पर रोहित शर्मा का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, ईशान किशन तो लाजमी, बहुत ही इतना सुनहरा खेले। और आपको मैं बता दूं श्रेयस अय्यर का भी परफॉर्मेंस इट वाज मैग्निफिसेंट, ठीक है। 57, ईशान किशन 89 एंड वो भी रोहित शर्मा 44। तो ये सारे ने मिलके इंडिया के लिए बहुत कल के दिन तो भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स 62 रन से इंडिया ने इसको लीड किया, इंडिया ने हराया किसको, श्रीलंका को, ठीक है। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए गुड न्यूज है कि हम अभी स्पोर्ट्स में भी हमें तरक्की देखने को मिल रही है। ओके, नाउ हम अपने टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे आते हैं। दैट बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल, दैट इज रशिया एग्रेशन ऑन यूक्रेन एंड इंटरनेशनल लॉ। ओके, बहुत ही अच्छे से इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलेगी, प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा एक एक करके। ओके, मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा सारी पॉइंट्स। ओके, द एनेक्सेशंस ऑफ क्रीमिया इन 2040 बाय रशिया फॉलोइंग द रिमूवल्स ऑफ विक्टर यानुकोव्स एज अ प्रेसिडेंट वाज फर्स्ट मेजर मिलिट्री फेयर ऑफ इन द रशियो यूक्रेनियन रिलेशंस, ठीक है। 2014 में जब रशिया ने कब्जा लिया था क्रीमिया वाला पार्ट, ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट होती है। वहां पर क्या हुआ था, जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के विक्टर यानुकोव्स, तो वो क्या किए, वहां के प्रेसिडेंट को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया और रशिया के द्वारा क्रीमिया वाला पार्ट कब्जा कर लिया गया। तो वहीं से स्टार्ट होती है ये मिलिट्री फेयर, ये जितनी भी टेंशन है वो सारी वहीं से स्टार्ट होती है। ओके, रशिया इज स्टिल इन ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीमिया, ठीक है। रशिया किसकी ऑक्यूपेशन में, क्रीमिया के ऑक्यूपेशन में। पोस्ट 2014 इट एक्टिविटीज हैव सेंटर्ड अराउंड फॉर्मेटिंग सेपरेटिस्ट इन ईस्टर्न यूक्रेन। इन जनवरी 2021 द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की अपील टू द यूएस टू लेट इट ज्वाइन नाटो, ठीक है। क्या हुआ आगे, जब ये बातें चल रही थी, ठीक है, तो 2021 में क्या हुआ कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अपील किया, किसको, यूएस को अपील किया, ठीक है। यूएस को बोला कि उनको भी ज्वाइन कर देना चाहिए नाटो में, उनको भी ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, कि वो एक नाटो का मेंबर बन जाए, नाटो का पार्ट बन जाए, ठीक है। रशिया ये चाहता नहीं था। रशिया स्टार्टेड अ मैसिव ट्रूपिंग्स नियर द बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन में जैसे ही उन्होंने बोला, अपील किया यूएस को कि नाटो का मेंबर बना देना चाहिए, तो रशिया को यह पसंद नहीं पड़ा। उन्होंने अपने मैसिव अमाउंट ऑफ में ट्रूप्स भेजना स्टार्ट कर दिए ऑन द बॉर्डर्स ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन के बॉर्डर्स में, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि रशिया ये चाहता नहीं है कि उसके साथ साथ जो भी बॉर्डर कंट्रीज हैं ये किसी नाटो मेंबर का ये पार्ट बने। ओके, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा फुल स्केल में इन्वेजन देखने को कल के दिन हमें मिला। टेंशंस एक्सकेलेटेड क्विकली फ्रॉम द दिसंबर 2021 व्हेन रशिया डिमांडेड नाटो टू गिव अप इट्स मिलिट्री एक्टिविटीज इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूक्रेन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा टेंशन बहुत ज्यादा हाई हो गया कब, दिसंबर 2021 में, जब रशिया ने डिमांड किया नाटो को कि अपने मिलिट्री एक्टिविटीज को और ईस्टर्न यूरोप में और यूक्रेन में गिव अप कराइए, तब जाकर हम ये शांत होंगे, तब जाकर ये टेंशन खत्म होगा। ओके, ये किसके द्वारा, दिस हैज बीन फॉलोड बाय अ रशियन साइबर अटैक ऑन यूक्रेनियन गवर्नमेंट वेबसाइट, ठीक है। ये बताया गया एक रशियन की साइबर अटैक हुआ कहां पर, यूक्रेनियन गवर्नमेंट वेबसाइट पे रशियन का साइबर अटैक हमें देखने को मिला। ओके, ऑन 2022 फरवरी रशिया रिकॉग्नाइज सेल्फ डिक्लेयर्ड डोनेट्स्क एंड लुहांस्क रिपब्लिक्स इन डॉनबास रीजन्स ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन एंड सेंट रशियन ट्रूप टू दिस टेरिटरी, ठीक है। इन्होंने 22 फरवरी को रशिया ने क्या किया, जो डोनेट्स्क और लुहांस्क जो रीजन है उसको सेल्फ डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। और इन्होंने अपने ट्रूप्स वहां पर इन टेरिटरीज में भेजना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। फाइनली कल के दिन रशिया ने स्टार्ट किया फुल स्केल इन्वेजन ऑन यूक्रेन। द रशियन एक्शन हैव बीन कंडेम्ड वाइडली एंड रेज सेवरल क्वेश्चंस कंसर्निंग वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ओके, बहुत ज्यादा ये फुल स्केल में इन्वेजन देखने को मिला, रशियन की तरफ से जो उनका एक्शन है वो कंडेम्ड देखने को मिला, ठीक है। बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल लॉ है उसका उन्होंने वायलेशन किया, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग यहां पर ये बताया गया, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि ये कल इन्वेजन हुआ, उससे पहले यूएस की तरफ से रेगुलर वार्निंग आ रही थी कि कभी भी अटैक हो सकता है, 1-2 दिन में रशिया अटैक कर सकता है। ये सारी कैसे पता चल रही थी, सैटेलाइट की मदद से। सैटेलाइट्स बहुत ज्यादा एक्टिव थी, ठीक है। वो पिक्चर पे पिक्चर शेयर किए जा रहे थे, वो जब ये रशिया का ट्रूप्स आगे बढ़ रहे थे तो उस टाइम के पिक्चर्स उनके पास जा रही थी, उनके जो व्हीकल्स मूव कर रहे थे वो पिक्चर्स उनके पास जा रही थी, जितनी भी एक्टिविटी थी सारी उनके पास जा रही थी। ओके, सो हाउ इज रशिया वायलेटिंग यूएन चार्टर्स को रशिया कैसे वायलेट कर रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है। अगर इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ द प्रिंसिपल बोलता है कि द प्रिंसिपल इज एंश्राइन्ड इन आर्टिकल 2 में चौथा पार्ट है, उसमें बताता है ऑफ
यूएन चार्टर, ठीक है, यूएन चार्टर का आर्टिकल नंबर 2 पार्ट 4, ठीक है, ये बोलता है कि रिक्वायरिंग स्टेट टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग फोर्स एंड थ्रेट टू यूजिंग फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटी इंडिपेंडेंस ऑफ एनी अदर स्टेट्स, ठीक है। अगर किसी अदर स्टेट में हम अपने फोर्स को यूज करते हैं, ठीक है, फॉर द उसको हम ठोस पहुंचाते हैं, उसके में हम डिस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, उसकी सॉवर्जिनिटी को अगर हम हट पहुंचाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक हमें वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ देखने को मिलेगा। इट ऑल्सो प्रोहिबिट एनी काइंड ऑफ फोर्सिबली ट्रेसपासिंग इन द टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है, ये प्रोहिबिट करता है एनी काइंड ऑफ फोर्सिबली ट्रेसपासिंग को जो भी फोर्सबली किया जा रहा है इन द अदर टेरिटरी, ठीक है, उसको प्रोहिबिट करता है। इवन इफ इट इज टेम्पररी और परमानेंट, ठीक है, अगर ये टेम्पररी भी है और लिमिटेड ऑपरेशन है इसमें तो भी इसको क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है। ओके, द रशियन अटैक ऑन यूक्रेन इज वायलेटिंग नॉन प्रिवेंशन प्रिंसिपल्स एंड अमाउंट टू बी एग्रेशंस अंडर द इंटरनेशनल लॉ। जो रशियन का जो अटैक है यूक्रेन के ऊपर, ये बहुत सारे रूल्स को वायलेट किया, इंटरनेशनल लॉ को इन्होंने तोड़ा है, ठीक है, और ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। ओके, द यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 3314 1974, ये यूएन जनरल असेंबली जो रेजोल्यूशन आया था 3314 का, ये कब आया था, 1974 में आया था। ये डिफाइन करता है कि एग्रेशन एज अ यूज ऑफ आर्म फोर्स बाय द स्टेट अगेंस्ट द सॉवर्जिनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अनदर स्टेट, ठीक है। ये क्या डिफाइन करता है कि जो एग्रेशन है, अगर एग्रेशन कोई किसका आर्म फोर्स का एग्रेशन को अगर यूज किया जाएगा अगेंस्ट द स्टेट अगेंस्ट अदर स्टेट, ठीक है, उसकी सॉवर्जिनिटी को, इसको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, उसकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को अगर वो क्या करेंगे, हट पहुंचाएंगे एग्रेशन की हेल्प से, तो ये अच्छा नहीं होगा। ओके, एडिशनल इन्होंने और बताया कि एग्रेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल क्राइम अंडर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के तहत बताया है कि जो एग्रेशन है, जो कि बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन है, वो एक इंटरनेशनल क्राइम बताया गया है। एग्रेशन बिहेवियर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्राइम बताया गया है, किसके थ्रू, इंटरनेशनल कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के थ्रू एंड रोम स्टेटस एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। रशिया डिजायर टू कीप यूक्रेन आउट ऑफ नाटो, ठीक है, इज अ प्राइम रीजन फॉर दिस यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट यूक्रेन, ठीक है। रशिया ये चाहता था कि यूक्रेन नाटो से बाहर रहे, यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं बने, ठीक है, और यही एक वजह, यही एकमात्र ऐसा वजह था जो रशिया ने अपने फोर्स को यूज किया अगेंस्ट यूक्रेन। ओके, दिस इज अ वायलेटिव ऑफ यूक्रेनियन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अंडर द आर्टिकल 2/4 एज यूक्रेन बीइंग सॉवर्जन स्टेट इज फ्री टू डिसाइड विच ऑर्गेनाइजेशन इट्स वांट टू ज्वाइन। ओके, आप सभी को पता है कि जब एक कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाता है, सॉवर्जन स्टेट बन जाता है, तो वो क्या, वो फ्री, अपने डिसीजन पे फ्री हो जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको ज्वाइन करनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं ज्वाइन करनी है। इसमें अदर कंट्री का कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर नहीं होता है, ठीक है। और दिस एक्वायर्स द स्टेट्स टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स बाय पीसफुली मींस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। सो इनको एक क्या, पीस और प्रॉस्पेरिटी से इस डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहिए था, ना कि एग्रेशन के बिहेवियर से। ओके, सो व्हाट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस की क्या प्रिंसिपल है? अगर जैसे कि मान लीजिए रशिया ने अपने फोर्सेस का यूज किया, रशिया ने अपनी फोर्सेस को भेजा है यूक्रेन के पार्ट में, ठीक है। सो अब ये कोई अदर कंट्री है, ये तो नहीं बोले कि भैया तुम आ जाओ, हमको अटैक करो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुमको अटैक करने देंगे, हम पीछे हट जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, और जब वो अपनी सेल्फ डिफेंस में कुछ करता है तो वो क्या होता है, वो सेल्फ डिफेंस में आता है, ना कि अटैक में, ठीक है। इन फेस ऑफ द यूज ऑफ फोर्स बाय रशिया, यूक्रेन हैज राइट टू सेल्फ डिफेंस अंडर इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है, इंटरनेशनल लॉ के अंडर में क्या आता है, यूक्रेन के पास राइट है कि वो सेल्फ डिफेंस कर सकता है, ठीक है। ये एक क्राइम नहीं है, ठीक है। सेल्फ डिफेंस ये एक बहुत ही करेक्टिव वे है टू यूज अगेंस्ट रशिया। ओके, रशिया इज परमानेंट मेंबर्स एंड हैज वेटो पावर्स। रशिया के पास क्या है, परमानेंट, ये एक परमानेंट मेंबर है और ये वेटो पावर इसके पास भी है। हाउएवर यूक्रेन हैज राइट अंडर इंटरनेशनल लॉ टू रिक्वेस्ट असिस्टेंस फ्रॉम अदर स्टेट इन फॉर्म ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस, सप्लाई ऑफ वेपन्स, ठीक है। सो यूक्रेन पास भी राइट है कि ये इंटरनेशनल लॉ के तहत उनके पास भी राइट है कि वो अदर स्टेट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं असिस्टेंट की, मिलिट्री असिस्टेंस की, सप्लाई ऑफ वेपन्स की डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें रशिया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये सारी डिस्प्यूट्स आपको यहां पर क्लियर है कि
रशिया क्या चाहता था कि रशिया यूक्रेन नाटो का पार्ट ना बने, नाटो का मेंबर ना बने, ठीक है। इसके रिगार्डिंग इन्होंने फुल स्केल इन्वेजन किया कल के दिन। तो ये आर्टिकल मैंने आपको क्लियर कर दिया, आपको पता चल गया क्या क्या इसके अंदर चीजें हैं, ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आर्टिकल है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग 2-4 दिन पहले न्यूज भी आई थी, उसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा बहुत चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। आर्टिकल में भी आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 10 मेंबर की डेलीगेशन जाएगी इंडिया से एंड दे विल गो फॉर द विजिट इन पाकिस्तान ऑन 28 ऑफ फेब। 28 फरवरी को ये जाएंगे, ठीक है, टू अटेंड द 117th मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन फ्रॉम मार्च 1 to 3। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक में जो परमानेंट इंडस कमीशन की जो मीटिंग होने वाली है, ये अटेंड करने 10 मेंबर की डेलीगेशन जाएगी। कहां से? इंडिया से पाकिस्तान, ठीक है। दे आर गोइंग टू अटेंड दिस मीटिंग, ओके। सो इसके अंदर क्या है कि एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि तो इंडियन तरफ से जो कमिश्नर है वो इंडस वाटर के कौन है? प्रदीप सक्सेना है एंड ही विल ओनली लीड द डेलीगेशन विजिटिंग इन इस्लामाबाद। ये लीड करेंगे इस डेलीगेशन में, इस मीटिंग में, ये इसको इधर इंडियन तरफ से ये लीड करने वाले हैं, ओके। तो लिख लीजिए इंडियन कमिश्नर कौन है इंडस वाटर के? प्रदीप सक्सेना जी, एंड ही विल गोइंग टू लीड द डेलीगेशन विजिट इन इस्लामाबाद। वाइल पाकिस्तान की तरफ से कौन लीड करेंगे? सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह। सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह लीड करेंगे पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान इज लाइकली टू ब्रिंग अप इट ऑब्जेक्शंस ऑन टू 3 इंडियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन चेनाब बेसिन इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन 1000 मेगावाट पाकल दून प्रोजेक्ट, ठीक है। एक पाकल दून प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा रखा गया था, इट्स अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और इसी के रिगार्डिंग पाकिस्तान का ये ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है। जो अपकमिंग सेशंस है जितने भी कंडक्ट कराए जाएंगे, पाकिस्तान का ये बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्शन रहेगा टुवर्ड्स जो कि इंडिया का जो 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है चेनाब बेसिन के ऊपर जम्मू कश्मीर में, 1000 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। 48 मेगावाट लोअर कनाई प्रोजेक्ट है, 624 मेगावाट कीरू प्रोजेक्ट है, ठीक है। 3 प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से लिख लीजिए, दैट इज 1000 मेगावाट पखल डून प्रोजेक्ट, ठीक है। पखल डून प्रोजेक्ट है ये। 48 मेगावाट लोअर कलनाई प्रोजेक्ट, ठीक है, और 624 मेगावाट कीरू प्रोजेक्ट। ये तीनों प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान क्या करता है? ऑब्जेक्शन करता है। एंड हम यहाँ पर बहुत सारी ऑब्जेक्शन देखने को मिलेगी इन अगले सेशन, आने वाले सेशन में, ओके। इंडिया हैज already said that all the projects are in fully compliance with the Indus Water Treaty, ठीक है। इंडिया ने पहले ही से बोल दिया है कि जो भी प्रोजेक्ट्स है वो फुल्ली कंप्लायंस है, ठीक है, विद इंडस वाटर ट्रीटी, ओके। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? इस ट्रीटी में कितने रिवर आते हैं? 6 रिवर आते हैं टोटल। इंडस रिवर बैसिन में टोटल 6 रिवर आते हैं। कौन कौन से? इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज, ठीक है। दे आर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम तिब्बत। ये सारे कहां से ऑरिजिनेट करते हैं? तिब्बत से ऑरिजिनेट करते हैं, और ये कहां खत्म होते हैं? कराची, साउथ कराची में ये खत्म हो जाते हैं, ओके। जब ये पार्टीशन हुआ था 1947 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया और पाकिस्तान के साथ साथ हमारे जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस रिवर है, उसमें भी पार्टीशन हो गया। बोथ साइडेड वे डिपेंडेंट ऑन वाटर फ्रॉम इंडस रिवर्स फॉर देयर इरिगेशन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इंडस जो वाटर है उसमें भी आपको डिवीजन देखने को मिला, और जो दोनों कंट्री है जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है, वहां पर जितनी भी इरिगेशन होती है सिर्फ इंडस रिवर पे ही डिपेंड करती है, ओके। देयरफॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वाज नीडेड, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी था, इसलिए यहां पर डिवीजन किया गया, ओके। इंटर डोमिनियन अकॉर्ड्स ऑफ मई 1948 वाज अडॉप्टेड, ठीक है। ये इंटर डोमिनियन जो है अकॉर्ड किया गया था मई में 1948 में, इसको अडॉप्ट किया गया, अंडर विच इंडिया वुड सप्लाई वाटर टू पाकिस्तान इन एक्सचेंज फॉर एन एनुअल पेमेंट, ठीक है। एनुअल पेमेंट के हिसाब से इंडिया क्या करेगा? वाटर सप्लाई करेगा, कहां पर? पाकिस्तान को वाटर देगा, ओके। नाउ क्या कुछ की प्रोविजंस है इसके रिगार्डिंग में आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। जो ट्रीटी क्या करता है? एलोकेट करता है 3 वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, चेनाब एंड झेलम टू पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को कौन सी 3 रिवर दिया गया? इंडस, चेनाब एंड झेलम दिया गया, और इंडिया को कौन दिया गया? इंडिया को भी 3 रिवर मिली, दैट इज रवि, ब्यास और सतलज, ठीक है। टू इंडिया
फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, ठीक है, जिसमें कोई भी इसका कोई भी रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं लगा सकता है, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से भी कोई रिस्ट्रिक्शन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ओके, दिस मीन्स दैट 80% ऑफ द शेयर ऑफ वाटर अबाउट 135 मिलियन एकड़ फीट वेंट टू पाकिस्तान, ठीक है। लगभग 135 मिलियन हेक्टर फीट कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। लिविंग द रेस्ट 35 मिलियन हेक्टर फीट आर 20% ऑफ वाटर फॉर द यूज बाई इंडिया, ठीक है। कितना परसेंट यूज के लिए दिया गया इंडिया को, 33 मिलियन एकड़ हेक्टर, और 20% पानी का 20% दिया गया इंडिया को। ओके, बिसाइड्स इसके बावजूद इंडिया इज अलाउड मिनिमम स्टोरेज लेवल ऑन द वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है। वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर इंडिया को अलाउ किया गया मिनिमम स्टोरेज के लिए, ठीक है। इट कैन स्टोर अप टू द लेवल ऑफ 3.75 मिलियन हेक्टर फीट फॉर द कंजर्वेशन एंड फ्लड स्टोरेज पर्पज, ठीक है। लगभग कितना 3.75 मिलियन हेक्टर तक ये क्या कर सकते हैं, कंजर्व स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, वाइल पाकिस्तान हैज राइट ओवर द वाटर ऑफ झेलम, चेनाब एंड इंडस, ठीक है। इंडस, झेलम और चेनाब ऐसे रिवर्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के राइट्स है कि वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, एंड एज पर अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट डी ऑफ द ट्रीटी अलाउज इंडिया टू बिल्ड रन ऑफ वाटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मीन्सफुल द प्रोजेक्ट नॉट रिक्वायरिंग द लाइव स्टोरेज ऑफ वाटर, ठीक है। और एक एनेक्स्चर डी साइन हुआ था ट्रीटी का, उसमें अलाउ करता है इंडिया को कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वो यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर रन कर सकते हैं, ठीक है। विच इज मीन्स द प्रोजेक्ट नॉट रिक्वायरिंग द लाइव स्टोरेज वाटर, ठीक है। द ट्रीटी ऑल्सो अलाउ पाकिस्तान टू रेज ऑब्जेक्शन ओवर सच प्रोजेक्ट्स बिल्ट बाय इंडिया, ठीक है। अगर इंडिया कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करता है तो इसके रिगार्डिंग भी पाकिस्तान क्या कर सकता है, आवाज उठा सकता है। इफ इट डज नॉट फाइंड देम टू बी कंप्लायंट विद द स्पेसिफिकेशन, ठीक है। लेकिन इसमें भी वो क्या हो गया, उनका एक वो था क्या कंडीशन था कि अगर कोई इस तरीके का कंप्लायंट उसके स्पेसिफिकेशन के साथ नहीं मिलता है, ठीक है, इट डज नॉट फाइंड देम विद द कंप्लायंट विद द स्पेसिफिकेशन, तभी वो क्या कर सकते हैं, ये आवाज उठा सकते हैं, ऐसे वो आवाज नहीं उठाएंगे। ओके, इंडिया हैज टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोजेक्ट डिजाइन विद पाकिस्तान, ठीक है, which is requires to respond with objections if any within the 3 month, ठीक है। और कुछ अलग से स्टेप्स लिए गए, आपको बता दूं कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है ये, दैट अरोज फ्रॉम पाकिस्तान ऑब्जेक्शंस टू द इंडियन प्रोजेक्ट, ठीक है। बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट है, बहुत पहले से ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आपको बता दूं इट विच वाज ओवर द किशन गंगा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। किशन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, ठीक है। झेलम रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, and the work of किशन गंगा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 2007, ठीक है। जो हाइड्रो पावर किशन गंगा के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर का स्टार्ट किया गया था, कब से स्टार्ट हुआ था, इट वाज स्टार्टेड इन 2007 प्रपोजिंग अ बिल्डिंग ऑफ डैम ऑन किशन गंगा, ठीक है। किशन गंगा के ऊपर डैम बनाने की बात की गई थी और उसके जो वाटर है उसको डाइवर्ट करने की बात की गई थी फॉर अ 330 मिलियन वॉट हाइड्रो पावर प्लांट इन कश्मीर बंदीपुरा। ओके, द पावर ऑफ द प्रोजेक्ट वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड इन 2016। ये बताया गया कि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट किया जाएगा, 2016 में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। बट बिफोर द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड पाकिस्तान रेज ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द हाइट ऑफ द डैम, फियरिंग इट वुड मीन्स इंक्रीज द वाटर स्टोरेज फॉर इंडिया, ठीक है। बट जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होने पे आया, पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शन आना स्टार्ट हो गया। उन्होंने बोला कि उन्होंने किसके ऊपर कंसर्न की आवाज, इसके ऊपर की हाइट, जो भी डैम की जो हाइट थी उसके ऊपर उन्होंने अपना फियर दिखाया और उन्हें बताया कि इट वुड मीन्स दैट इट वुड इंक्रीज द वाटर स्टोरेज फॉर इंडिया, ठीक है। ये वाटर स्टोरेज इंडिया के लिए बहुत ज्यादा ये हाइट है, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा ये जो जियो पॉलिटिक्स जो कॉन्फ्लिक्ट्स है बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, ठीक है। और ये जो रिसेंट ईयर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ये यहाँ पर आपके सामने है, दैट इंडस वाटर ट्रीटी हैज बीन ब्राउट अप अ कपल ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग जियो पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। बहुत ज्यादा ये डिस्प्यूट सामने आया है इन द रिसेंट ईयर्स, ठीक है। एंड आफ्टर द मंथ ऑफ अटैक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उरी army camp in 2016, Prime Minister Narendra Modi said bloods and war cannot flow simultaneously, ठीक है। ब्लड्स और वॉर क्या होंगे, बार बार नहीं जाएंगे, ठीक है, बार बार फ्लो नहीं होंगे, ठीक है। Soon after which the permanent Indus Commission talks were suspended for that year by Indian side, ठीक है। इंडियन की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट फैसला आया था कि जो परमानेंट इंडस कमीशन की जो टॉक होती थी हर साल, वो क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर एक अगेन
अगेन इन्होंने 2019 में अटैक किया था, सुसाइड अटैक किया हुआ था, विच वॉज कैरिड आउट इन पुलवामा में आपने अटैक देखा था, जहां पर 40 सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हो गए थे। ओके, इंडिया हैड for the first time threatened to the cut off the water supply to Pakistan from Indus river system। ठीक है, तो उस टाइम पर इंडिया ने थ्रेट किया था, इंडिया ने धमकी दिया था पाकिस्तान को कि अगर आपने अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो हम जो आपको वाटर सप्लाई दे रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम के तहत, उसको हम वाटर को उस सप्लाई को क्या करेंगे, कट कर देंगे। ओके, विच वुड एसेंशियल मीन्स वॉकिंग आउट द ट्रीटी। ओके, द IWT does not have a unilateral exist prohibitions and is also supposed to remains in force unless both the countries rectify another mutual agree pact। Okay, so these are the disputes। आपको पता चल गया होगा कि क्या डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट, इंडस वाटर डिस्प्यूट क्या है। ठीक है, इंडिया का 3 प्रोजेक्ट है जिसके रिगार्डिंग में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन चलता है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, और साथ ही साथ रिसेंट ईयर में जो भी ऑब्जेक्शन है बहुत ज्यादा बढ़ती आई है। ठीक है, मैं आपको यहाँ 2016 की कहानी बता दिया, 2019 की भी कहानी बता दिया। ठीक है, और अभी भी डिस्प्यूट्स के ऊपर चल रही है, तो इस डिस्प्यूट को भी जितना जल्दी हो सके बायलैटरल टॉक से रिजॉल्व कर लेना चाहिए। ट्राइलैटरल टॉक अदर तीसरी कंट्री को इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बायलैटरल टॉक्स बिटवीन जो ये परमानेंट कमीशन बैठाते हैं वहां पर, इस परमानेंट इंडस कमीशन, तो वहां पर इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की बहुत जल्दी जरूरत है। ओके, सो और आगे कुछ इंपॉर्टेंट हमें आर्टिकल दिखा नहीं। ठीक है, सो वीडियो को आज के लिए बस यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।